किसी भी राष्ट्र के विकास में इनोवेटिव सोच का ये महत्व है, ये इजराइल को देखकर पता चलता है। बीते दशकों में इजराइल ने लगभग हर क्षेत्र में इनोवेशन से पूरी दुनिया को चमका दिया है, चौंका दिया है और अपनी धाक जमाने में सफल हुए हैं। जियोथर्मल पावर हो, सोलर पैनल हो, सोलर विंडो हो, एग्रो बायोटेक्नोलॉजी हो, सिक्योरिटी का क्षेत्र हो, कैमरा की तकनीक हो, कंप्यूटर प्रोसेसर हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपने अपने नए नए इनोवेशन से इजराइल ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। और ऐसे ही इजराइल को स्टार्टअप नेशन नहीं कहा जाता है, इसके पीछे ये सिद्धि है। भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मेरी सरकार का मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। अभी इसी महीने 1 जुलाई से भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया है। इससे भारत में वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट का 1 दशक पुराना जो सपना चल रहा था वो आज साकार हो चुका है। और मैं जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स कहता हूं, क्योंकि इससे पूरे भारत में अब एक चीज पर एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा। वरना इससे हमारे देश में एक तरह से सभी प्रकार के टैक्स अगर जोड़ दिए जाएं तो 500 से ज्यादा टैक्स सिस्टम चल रहे थे। टैक्स का सिस्टम उलझा हुआ था कि 1 महीने का 1 लाख रुपए का कारोबार करने वाले व्यापारी से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली कंपनी तक हर कोई परेशान था। जीएसटी से भारत का आर्थिक एकीकरण हुआ है। जैसे सरदार पटेल ने राज्य रजवाड़ों को मिला करके राजकीय एकीकरण किया था, 2017 में आर्थिक एकीकरण का अभियान सफल हुआ है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कोल, स्पेक्ट्रम, इसकी नीलामी, मैं पुरानी बातें याद कराना नहीं चाहता हूं। कोयले के विषय में क्या क्या सुना है, स्पेक्ट्रम के विषय में क्या क्या सुना है, लेकिन ये सरकार है जिसने उसने कंप्यूटराइज सिस्टम से उसकी नीलामी की, पारदर्शी प्रक्रिया से की और आज लाखों करोड़ों का कारोबार करने के बाद भी कहीं कोई सवालिया निशान नहीं लगा है। हमने अर्थव्यवस्था में सिस्टमैटिक रिफॉर्म का भी प्रयास किया है। डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म की बात भी कई वर्षों से हम सुनते आए थे। भारत में हर कोई मानता था ये संभव नहीं है, लेकिन 3 साल के भीतर भीतर डिफेंस सेक्टर में भी रिफॉर्म किया और कई क्षेत्रों में 100% तक, 100% तक विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रावधान कर दिया गया। अब इजराइल की कोई भी डिफेंस इंडस्ट्री वाले लोग भारत में आकर के अपना नसीब आजमा सकते हैं।
अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट कंपनियों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर जोड़ने का भी हमने विधिवत निर्णय कर लिया है। पिछले 3 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। हमारे देश में कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में मिडिल क्लास के व्यक्ति मकान बनाए और बाद में शिकायत रहती थी। हमने कानून बना करके बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। रियल एस्टेट रेगुलेटर का भी हमने अलग से निर्माण कर दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर को सरकार ने इंडस्ट्री का दर्जा दिया है ताकि इस सेक्टर की कंपनियों को भी कम ब्याज पर कर्ज मिल सके। और जो मेरा सपना है कि 2022 हमें भूलना नहीं चाहिए। 2022 हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। आजादी के लिए मर मिटने वाले लोगों ने आजादी के लिए आजाद भारत में जो सपने देखे थे, उन सपनों का पुनः स्मरण करके नए संकल्प लेकर के 2022 तक हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उसमें हमने एक निर्णय किया है, 2022 तक हिंदुस्तान के हर गरीब को, जिसके पास अपना घर नहीं है, हिंदुस्तान में 2022 तक हर परिवार को उसका अपना घर हो, घर में बिजली हो, पानी हो। ये सपना पूरा करने के लिए हमने रियल एस्टेट को भी, कंस्ट्रक्शन के काम को भी इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देकर के अनेक सहूलियत पैदा की है ताकि गरीब का घर बन सके। बीमा योजना सरकारी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनी चलाती थी, हमने उसमें प्राइवेट कंपनियों का कंपटीशन लाए हैं, एक स्पर्धा का माहौल बनाया है ताकि सामान्य मानवी को एफोर्डेबल इंश्योरेंस की व्यवस्था का लाभ मिले। इंश्योरेंस रिफॉर्म में विदेशी निवेश को 26% से बढ़ा करके 49% करने का फैसला भी हमारी सरकार ने लिया है। देश का बैंकिंग सेक्टर, हमने बैंकों को मर्ज करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत करने पर सरकार ने विशेष बल दिया है। बैंकिंग सेक्टर में अपॉइंट के लिए हमने अलग बैंक के रिक्रूटमेंट बोर्ड बना दिया है। स्वतंत्र संस्था उनको रिक्रूट कर रही है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमने खत्म कर दिया है। हमने देश के अंदर 2 महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड। इससे विश्व भर के उद्योगकारों को, पूंजी निवेशकों को एक नया विश्वास पैदा होगा और बैंकों को भी एक नई ताकत प्राप्त होगी। आधुनिक बैंक्रप्सी कानून है जिसकी जरूरत कई दशकों से हमारे देश में महसूस की जा रही थी। हमने सरकार में नियमों में भी सरलता लाने का भरपूर प्रयास किया है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इस मुद्दे को लेकर के जनता, सामान्य नागरिकों को व्यवस्थाओं के तहत कठिनाइयां न हो, निवेशकों को छोटी छोटी चीजों के लिए लंबा इंतजार करना पड़े, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी बदलाव किए जा रहे हैं। एक समय था जब भारत में एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना है, कोई इंडस्ट्री डालनी है, तो कम से कम
600 दिन लग जाते थे कम से कम। आज हमने उसको घटा करके 6 महीने के भीतर भीतर एनवायरमेंट क्लियरेंस देने की सारा प्रबंध कर दिया है। आने वाले दिनों में इसी तरह जहां 2014 से पहले एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना लगते थे, आज 2 या 3 हफ्ते के भीतर भीतर, और अब तो लेटेस्ट जो स्थिति है इनकॉर्पोरेट करने के लिए 24 घंटे के भीतर भीतर, यानी उसका काम 24 घंटे में हो जाए, ये व्यवस्था करने में सरकार सफल हुई है। अगर कोई छोटा सा नौजवान स्टार्टअप से अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो सिर्फ 1 दिन के अंदर उसकी कंपनी रजिस्टर करा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध में अपना सब कुछ गंवाने वाले देश अपने पैरों पर इसलिए खड़े हो पाए क्योंकि उन्होंने अपने देश के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। अब ये सुनहरा मौका दुनिया के सबसे नौजवान देश भारत के पास है। आज हिंदुस्तान नौजवान है। 65% जनसंख्या हिंदुस्तान की 35 साल से कम उम्र की है। जो देश के अंदर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हो, उस देश के सपने भी जवान हुआ करते हैं, उसके संकल्प भी जवान हुआ करते हैं और उसके प्रयास भी ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। और भारत में स्किल डेवलपमेंट को बल देते हुए कौशल विकास मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पहली बार देश में अलग बना दी गई। और पहले कभी 21 अलग अलग विभागों में, मंत्रालयों में, 50-55 मंत्रालय विभागों में ये कौशल विकास के अलग अलग बिखरी हुई व्यवस्थाएं चलती थी। इस सरकार ने कौशल विकास के अलग अलग कार्यक्रमों को एक मंत्रालय बना करके, एक मंच ला करके, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ कॉम्प्रिहेंसिव फोकस एक्टिविटी के रूप में स्किल डेवलपमेंट को बल दिया है। देश भर में 600 से ज्यादा, यानी करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट में एक कौशल विकास केंद्र खोले जा रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की एक नई कल्पना के साथ स्थापना की गई है। भारतीय नौजवानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण देने का मकसद, उनका लेवल ग्लोबल बेंचमार्क का हो। 50 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर का नेटवर्क ये सरकार तैयार कर रही है। इन संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्कों को ध्यान में रखते हुए स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें उद्योग की वर्तमान जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग मिले। इसलिए सरकार ने नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरू की है। इसके तहत सरकार का लक्ष्य 50 लाख नौजवानों को अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग देने का है। इस योजना पर सरकार लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस स्कीम का मकसद अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ाने के साथ ही साथ उन कारोबारियों और उन कंपनियों को भी प्रोत्साहन करना है जो ऐसे नौजवानों को अप्रेंटिसशिप के लिए अपने यहां रखते हैं। इसलिए सरकार एम्प्लॉयर को भी आर्थिक मदद दे रही है। पहली बार नौकरियों को टैक्स इंसेंटिव के साथ जोड़ दिया गया है।
नई नौकरियों को मौका बनाने वाले एम्प्लॉयर को टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया गया है। युवा पीढ़ी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन एम शुरू किया गया है। देश के स्कूलों में, कॉलेजों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर्स को इकोसिस्टम बनाने के पर जोर लगाया जा रहा है। और आप इस बात को मानना होगा, इजराइल आज जहां पहुंचा है उसमें इनोवेशन का बहुत बड़ा योगदान है। जहां इनोवेशन बंद हो जाता है वहां जिंदगी का राह भी अटक जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एग्रीकल्चर, वाटर, सैनिटेशन जैसे अनेक सेक्टरों में इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की भी स्थापना की गई है, उसको खोले जा रहा है। ये नए स्टार्टअप्स को आर्थिक मदद भी देंगे और सही रास्ता भी दिखाने का काम करेंगे। ये युवा अपना रोजगार खुद कर सकें, इसलिए सरकार ने मुद्रा योजना भी शुरुआत की है। कोई भी बैंक गारंटी के बजाय स्वरोजगार के लिए बैंकों से राशि देने के लिए उनको कर्ज देने का बड़ा काम पिछले 3 वर्ष में 8 करोड़ से ज्यादा खाता धारकों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज विदाउट गारंटी दिया गया है। दोस्तों, लेबर रिफॉर्म्स को भी कभी कभार दुनिया में रिफॉर्म में लेबर के साथ जोड़ा जाता है। बड़ी बड़ी बातें बहुत होती हैं, लेकिन ये सरकार ने मजदूरों के हित में भी और विकास की यात्रा को बल देने वाले एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ लेबर में भी रिफॉर्म किया है। और इसलिए कारोबार बढ़ाने में दिक्कत ना हो, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और एस्पिरेंट्स तीनों के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर हम काम कर रहे हैं। कुछ महीना पहले सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए तय किया कि व्यापारियों को लेबर लॉज के तहत 56 रजिस्टर रखने पड़ते थे। हमने रिफॉर्म करके 56 में से 5 पर ले आए। अब सिर्फ 5 रजिस्टरों से 9 श्रम कानूनों की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। इसी तरह सरकार ने श्रम सुविधा पोर्टल विकसित किया है। श्रम सुविधा पोर्टल एक ऐसा माध्यम है जिसमें सिर्फ एक रिपोर्ट देकर व्यापारी 16 से ज्यादा श्रम कानूनों से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति पलकों में कर सकता है। सामान्य दुकानें और संस्थान साल में 365 दिन खुले रह सके, इसके लिए भी राज्यों को एडवाइजरी दी गई है। 1948 के फैक्ट्री एक्ट के बदलाव करके राज्यों को सलाह दी गई है कि वो महिलाओं को रात्रि में भी काम करने की सुविधा प्रदान करें। भारत में महिलाओं की सक्रियता, विकास में महिलाओं की भागीदारी ये जितनी ज्यादा बढ़े वो भारत की विकास यात्रा को ताकत देगी। और इसलिए महिलाओं के हित में ये निर्णय किया गया। दुनिया के समृद्ध देशों में भी मैटरनिटी लीव, काम करने वाली महिलाओं के लिए मैटरनिटी पेड लीव 12 हफ्ते से ज्यादा नहीं मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान ने मैटरनिटी पेड लीव 26 हफ्ते कर दी गई है।
26 हफ्ते कर दिए हैं, यानी एक प्रकार से 6 महीना उसको छुट्टी मिल जाएगी। ये सभी कौने इसलिए छोड़ दिए थे? कौन इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहे? ये पैसा भारत के गरीब श्रमिकों का था, इसलिए सरकार ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी दिए हैं। एक तौर पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, आप हैरानी होगी, छोटे छोटे मजदूर कारखानों में काम करते थे, एक जगह पे दूसरी जगह पे जाते थे और अपने जो पैसे ईपीएस में कट होते थे वहां छोड़ देते। 27,000 करोड़ रुपया बिना कोई लेना देना पड़े रहे थे सरकार के पास। हमने नई व्यवस्था की, अब मजदूर कहीं पर भी जाएगा तो उसका अकाउंट भी उसके साथ साथ मूव करेगा और उसको पैसे उसके साथ मिल जाएंगे। इस समय भारत में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड विदेश निवेश हो रहा है, हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेश में रह रहे भारतीय भी बहुत बड़ी मात्रा में धन भारत भेज रहे हैं। अलग अलग देशों की रैंकिंग करने वाली एजेंसियां और संस्थाएं चकित है। मेक इन इंडिया एक ऐसा ब्रांड बना है जिससे पूरी दुनिया अचंभित हो गई है। आज डिजिटल मोर्चे पर भी भारत वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है। भारत न्यू वर्ल्ड डिजिटल रिवॉल्यूशन का हब बन रहा है। साथियों, रिफॉर्म का मतलब सिर्फ नए कानून बनाना इतना ही नहीं है। देश के विकास में आड़े आ रहे कानूनों में बदलाव करना और जिन कानूनों की आवश्यकता नहीं रह गई है उन्हें खत्म करना भी रिफॉर्म का हिस्सा है। पिछले 3 वर्षों में देश में 1200 पुराने कानून खत्म कर दिए गए, 40 और कानून खत्म करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, भारत का किसान मिट्टी से सोना पैदा करने की ताकत रखता है। किसानों की मेहनत का ये नतीजा है कि इस वर्ष देश में अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। आजाद हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा इस वर्ष है। मानसून के साथ और केंद्र सरकार की किसान हित नीतियों के कारण ये संभव हुआ है। ये सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी डबल करने के मकसद से काम कर रही है, नीतियां बना रही है। बीज से लेकर के बाजार तक किसान की हर मुश्किल का ध्यान रखा जा रहा है। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। लंबे वर्षों से अटकी हुई करीब 100 यानी कि 99 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का चयन करके उन्हें तय समय में पूरा करने के लिए बहुत बड़ी धनराशि लगाई जा रही है। उसको अलग से मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का परिणाम यह है कि कृषि योग्य जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाने की रफ्तार अब लगभग 2 गुनी हो चुकी है। किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिले, उन्हें मिट्टी की सेहत के बारे में पता हो, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। अब तक देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा चुका है। सॉइल हेल्थ कार्ड का असर फसल के उत्पाद पर भी देखा जा रहा है। इसी तरह यूरिया की 100% निम कोटिंग से यूरिया की एफिशिएंसी बढ़ी है, अनाज की पैदावार बढ़ी है और किसानों की लागत कम हुई है। किसानों को
अपनी फसल बेचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नाम योजना तेजी से काम हो रहा है। एक राष्ट्रीय ऑनलाइन बाजार बनाया गया है जिससे अब देश के 450 से ज्यादा कृषि मंडियां उसके साथ जुड़ चुकी हैं। सरकार खेती में किसानों का जोखिम कम करने और उतनी ही आसानी से किसानों को कर्ज देने पर भी काम कर रही है। मौसम की मार की वजह से किसानों पर आफत ना आए, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत सरकार ने रिस्क अमाउंट बढ़ाया है और प्रीमियम कम किया है। खेती से जुड़े हर उस सेक्टर पर सरकार ध्यान दे रही है जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। पिछले महीने सरकार ने देश के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए किसान संपदा योजना की शुरुआत की है। आज भी हमारे देश में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि फसल पैदा होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सप्लाई चेन मजबूत नहीं होने के कारण हमें नुकसान होता है। फल सब्जियां लोगों तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती है। किसान संपदा योजना से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर मजबूत होगा तो किसानों का नुकसान कम होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। इजरायल भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में इजरायल का साथ भारत में दूसरी हरित क्रांति में मदद कर सकता है। इसी तरह डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी भारत और इजरायल के संबंध बढ़ने से दोनों देशों का बहुत ही फायदा होगा। इसलिए आवश्यकता है कि दोनों देश सैकड़ों वर्षों की आत्मीयता और 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक साथ आगे बढ़े। यहाँ इजरायल में लगभग 600 भारतीय छात्र अलग अलग विषय की पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से कुछ यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित भी हैं। मेरे नौजवान साथियों, आप भारत और इजरायल के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ब्रिज की तरह हैं। मेरे मित्र बेंजामिन नेतन्याहू और मैं दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों का मुख्य आधार साइंस, इनोवेशन और रिसर्च ही रहने वाला है। इसलिए आज आप जो भी इजरायल में सीख रहे हैं वो आने वाले वर्षों में भारत को और मजबूत करने में काम आने वाला है। चंद घंटे पहले मैं मोशे हॉल्सबर्ग से मेरी मुलाकात हुई। इस मीटिंग ने मुंबई हादसे की याद दिलाई, किंतु आतंकवाद के ऊपर जीने का उत्साह कैसे विजयी होता है यह भी मैंने उनसे मुलाकात में देखा है। स्थायित्व, शांति और सद्भावना ये भारत के लिए जितनी अहम है उतनी ही इजरायल के लिए भी अहम है। दोस्तों, इजरायल में रहने वाले भारतीय सेवा, शौर्य और सद्भावना के प्रतीक है। यहाँ के बुजुर्गों की सेवा में हजारों भारतीय केयर गिवर्स की भूमिका में है। बेंगलोर, दार्जिलिंग, आंध्र प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से
यहां आकर आपने जिस तरह सेवा भाव से काम किया है, वैसे उदाहरण हर इजराइल वासी का हृदय जीतने वाला काम आपने किया है। मैं आपको बधाई देता हूं।